नमस्कार। सोचिए, एक कंपनी जिसका काम सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना था, वो दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक पर कब्जा कर लेती है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी की हकीकत है। ये समझिए कि इतिहास का सबसे बड़ा कॉरपोरेट टेक ओवर था, जिसने एक पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य ही बदल कर रख दिया। ये सवाल ही अपने आप में बड़ा अजीब लगता है ना भाई, एक अकेली कंपनी और उसने पूरे देश को जीत लिया। आखिर कैसे? इसका जवाब महत्वाकांक्षा, चालाकी और धोखे की एक ऐसी कहानी में छिपा है जिसने भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है खजाने की चाह से। सदियों से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के मसाले यूरोप में सोने के भाव बिकते थे और यहाँ के कपड़े दुनिया भर के राजा महाराजा पहनते थे। बस इसी चमक दमक ने यूरोपीय व्यापारियों को भारत की ओर खींचा और उनमें सबसे आगे थी ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी की शुरुआत तो व्यापार से हुई, लेकिन उनकी नजरें मुनाफे से कहीं ज्यादा सत्ता पर थीं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कलम चलाने वाले हाथ तलवार चलाने लगे। देखिए, शुरुआत में सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा था। कंपनी ने बंदरगाहों के पास अपनी फैक्ट्रियां बनाई जो असल में बड़े बड़े गोदाम हुआ करते थे। उन्होंने स्थानीय शासकों से बड़े अदब से व्यापार करने की इजाजत मांगी। तब भला किसे अंदाजा था कि ये इजाजत मांगने वाले व्यापारी एक दिन पूरे देश पर हुक्म चलाएंगे। अब कहानी में एंट्री होती है दो किरदारों की, जिनके टकराव ने इतिहास को मोड़ दिया। एक तरफ थे बंगाल के युवा और गरम मिजाज नवाब सिराजुद्दौला, और दूसरी तरफ कंपनी का एक बेहद चालाक और शातिर अफसर रॉबर्ट क्लाइव। दोनों की नजरें एक ही चीज पर टिकी थीं, बंगाल का बेहिसाब खजाना। ये हैं वो दो चेहरे, एक जो अपने राज्य को बचाने की जंग लड़ रहा था और दूसरा जो एक कंपनी के लिए साम्राज्य बनाने निकला था। इन दोनों की दुश्मनी का नतीजा प्लासी की लड़ाई में निकला, एक ऐसी जंग जो हथियारों से ज्यादा धोखे से जीती गई थी। और ये बात बिल्कुल सच है। प्लासी की लड़ाई सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक तरह का ऐलान था। ये वो पल था जब कंपनी ने ये साफ कर दिया कि वो सिर्फ व्यापार करने नहीं बल्कि राज करने आई है। यहीं से उन्होंने भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। तो सवाल उठता है कि कंपनी की मुट्ठी भर सेना ने नवाब की इतनी विशाल फौज को आखिर हराया कैसे? जवाब एक शब्द में है, धोखा। क्लाइव ने नवाब के ही सेनापति मीर जाफर को बंगाल की गद्दी का लालच दे दिया। नतीजा, युद्ध के मैदान में मीर जाफर की सेना ने लड़ने से ही इनकार कर दिया और प्लासी की लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। इस तारीख को याद रखिएगा। 1757। ये वो साल है जब एक ट्रेडिंग कंपनी ने भारत की तकदीर पर अपनी मोहर लगा दी। यहीं से व्यापारियों का राज शुरू हुआ। जंग जीतने के बाद कंपनी ने अपना असली खेल शुरू किया, राजनीति। उन्होंने भारतीय राज्यों पर कब्जा करने के लिए तलवार से ज्यादा खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया, और वो थीं चतुर और धोखे से भरी नीतियां। ये शतरंज की एक बिसात थीं और कंपनी हर चाल चल रही थी। उनकी पहली चाल थी सहायक संधि। ये एक मीठा जहर था। सोचिए, कंपनी किसी राजा से कहती, हम आपकी हिफाजत करेंगे, लेकिन उस हिफाजत की कीमत भी राजा को ही चुकानी पड़ती थी। जब राजा वो भारी भरकम रकम नहीं दे पाते तो कंपनी उनके राज्य का एक हिस्सा ही हड़प लेती थी। ये एक ऐसा कर्ज था जो कभी खत्म ही नहीं होता था। और इस शातिर योजना के पीछे ये चेहरा था, लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली को ये बात समझ आ गई थी कि बिना एक भी गोली चलाए भारत को कैसे जीता जा सकता है। उनकी इस नीति ने धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर कई भारतीय राज्यों को कंपनी का गुलाम बना दिया। इसके बाद आई एक और भी विवादित नीति, विलय नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये एक सीधा साधा लेकिन बेहद क्रूर नियम था। अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसकी मौत के बाद उसका राज्य सीधे सीधे कंपनी का हो जाएगा। गोद लिए हुए बेटे को वारिस नहीं माना जाता था। बस इसी नियम का इस्तेमाल करके सतारा, नागपुर और झांसी जैसे कई राज्यों को हड़प लिया गया। और ये है लॉर्ड डलहौजी, वो गवर्नर जनरल जिन्होंने इस विलय नीति को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने एक के बाद एक कई राज्यों को कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया। उनके इन कदमों ने भारतीय शासकों के सब्र का बांध तोड़ दिया और एक बड़े तूफान की नींव रखी। कंपनी के 100 साल के राज ने पूरे भारत में असंतोष की आग भड़का दी थी। ये आग अंदर ही अंदर सुलग रही थी और अब हम उस पल पर पहुंच गए हैं जब ये एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी।
गुस्सा समाज के हर तबके में था। भारी टैक्स से किसान तबाह हो रहे थे। राजा नवाब अपनी रियासतें और इज्जत दोनों खो चुके थे, और तो और कंपनी की अपनी ही फौज के भारतीय सिपाही भेदभाव और कम वेतन से परेशान थे। मतलब कंपनी ने अपने ही खिलाफ एक पूरा देश खड़ा कर लिया था। माहौल एक बारूद के ढेर जैसा था, बस एक चिंगारी की देर थी। तो आखिर वो चिंगारी क्या थी जिसने 1857 के महान विद्रोह की आग को भड़का दिया? वो चिंगारी थी एक अफवाह जो जंगल की आग की तरह फैली। कंपनी में अपनी सेना में एक नई राइफल दी थी। इसके कारतूस को मुंह से काट कर राइफल में डालना पड़ता था। अफवाह ये उड़ी कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों के धर्म पर एक सीधा हमला था, और ये अपमान बर्दाश्त से बाहर था। इस विद्रोह की आग से कई नायक उभरे, लेकिन शायद सबसे चमकता हुआ नाम था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। जब कंपनी ने विलय नीति का बहाना बनाकर उनके राज्य को हड़प लिया, तो उन्होंने हथियार उठाने का फैसला किया। वो सिर्फ एक रानी नहीं, बल्कि इस विद्रोह की एक जीती जागती मिसाल बन गई। उनका वो प्रसिद्ध नारा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आज भी भारतीय देशभक्ति और हिम्मत की सबसे बड़ी पहचान है। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन इस क्रांति की आग ने कंपनी राज को जलाकर राख कर दिया। भारत हमेशा के लिए बदल चुका था। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को जीता था, उसे ही खत्म कर दिया गया। लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हो गया कि भारत जैसे विशाल देश को एक कंपनी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो सत्ता सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई, और यहीं से ब्रिटिश राज का दौर आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ब्रिटिश राज के बारे में एक ऐसी आम धारणा है जो पूरी तरह से सच नहीं है। चलिए उस पर भी एक नज़र डालते हैं। अक्सर हम सबको लगता है कि अंग्रेजों ने पूरे के पूरे भारत पर सीधा शासन किया, लेकिन हकीकत ये है कि भारत का लगभग 1/3 हिस्सा 550 से भी ज्यादा रियासतों में बंटा हुआ था। इन रियासतों पर भारतीय राजाओं का ही शासन था, हालांकि उनकी लगाम भी अंग्रेजों के ही हाथ में थी। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास कभी भी सीधा और सरल नहीं होता। एक व्यापारी कंपनी का साम्राज्य बनना और फिर उसका खत्म हो जाना इसी जटिलता का सबसे बड़ा उदाहरण है।